हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा था तथा उसका गिर क्या होता है इस सभी को हमने पढ़ा था तथा विस्थापन धारा के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी। तो आज हम लोग देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक, तो मैक्सवेल की सिद्धांतिक विवेचना तथा हर्ट्ज के प्रायोगिक सत्यापन ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। हर्ट्ज तथा अन्य वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि विभिन्न तरंग दैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन संभव है। इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के सामान्य गुणधर्म तो एक समान होते, किंतु तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होने के कारण निजी गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्यों के आधार पर, जिनके सामान्य गुणधर्मों में तो एक होते हैं किंतु निजी गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, एक क्रम में रखा गया है और इस क्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? विभिन्न तरंग दैर्ध्यों, है ना, अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर, एक समान तरंग दैर्ध्य के आधार पर, जिनके जो सामान्य गुणधर्म समान हैं किंतु निजी गुणधर्म अलग अलग होते हैं, को एक क्रम में रखा गया जिससे एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुई, जिस क्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दृश्य स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो दृश्य और अदृश्य नाम से ही स्पष्ट है। दृश्य स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमारी आंखों से दिखाई देता हो और अदृश्य स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमारी आंखों से दिखाई न दे। तो सबसे पहले दृश्य स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम हमारी आंखों से दिखाई देता है उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग के हमें दिखाई देता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और इसी को क्या कहते हैं? लाल से बैंगनी रंग के स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट्स भी जिसे कहते हैं, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल दृश्य प्रकाश कहते हैं इन्हीं को। ठीक, और अदृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? अदृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग होता है। दृश्य, देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है? एक छोटा सा भाग होता है ना। दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल के रंग के ऊपर तथा बैंगनी रंग के नीचे भी स्पेक्ट्रम काफ़ी विस्तार तक फैला हुआ होता है। इन स्पेक्ट्रम को क्या है, हमारी आंखें दिखाई नहीं देती, इसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए चित्र में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक के रेंज में, है ना, 10 से घात 4 से 10 से घात 6 माइनस 6, 10 से घात माइनस 4 से 10 से घात माइनस 6 की तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहते हैं और इसी को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर इसके ऊपर और इसके नीचे के प्रकाश अथवा ये को तरंग को क्या है, अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो अध्ययन की सुविधा के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य अथवा घटती हुई आवृत्ति, देखिए यहाँ पे क्या है, बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य अथवा इधर देखें तो क्या है, आवृत्ति में घटती हुई आवृत्ति, ये आवृत्ति क्या है, घट रहा है तथा इधर देखेंगे तो क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है इसका, सभी का बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ती हुई अथवा आवृत्ति के आधार पर मुख्यतः गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, लघु रेडियो, टीवी और एफएम रेडियो तरंगे, एएम रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे आदि सभी में क्या है, विभाजित किया गया है।
ठीक, तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न वर्गों के परास मतलब इनके रेंज क्या है, अलग अलग है, ये स्पष्ट यहाँ बताया नहीं गया है। अतः बहुत एक दूसरे पर ओवरलैप भी होते रहते हैं, मतलब को जो रेंज बताया गया है वो वास्तव में उतना ही नहीं होता, वह एक दूसरे पे ओवरलैप भी होते रहते हैं। अर्थात जैसे कि दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, उसमें उसमें क्या है, टीवी तरंगे, उसमें एएम रेडियो तरंगे भी आ रहा है ना। और जो लघु रेडियो तरंगे हैं उसमें क्या है, ये रेंज है, उसमें टीवी एफएम तरंगे, ये सब क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप होते रहते हैं। ठीक है, स्पष्ट मतलब हमारे पास इसका कोई रेंज नहीं है। ठीक, जैसे उदाहरण में बताया गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक्स किरणें कहलाती है, अतः उनका स्रोत परमाणुवीय है, अर्थात परमाणु के ऊर्जा स्तर पर परिवर्तन होती है। यह किरणें गामा किरणें भी कहलाती है। देखिए, एक्स किरणें ही क्या है, गामा किरणें कहलाती है यदि उनका स्रोत नाभिकीय होता है। तो मतलब हम ऐसा कहा गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम की एक तरंग दैर्ध्य निकला है, तो वह क्या है, गामा किरण भी कहलाएगा और एक्स किरण भी कहलाएगा, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगे गामा किरणें भी कहलाएगी और एक्स किरणें भी कहलाएगी। कब एक्स किरणें कहलाएगी, यदि वह क्या है, किसी परमाणु से निकाला है ना, निकला गया है। और गामा किरणें कहलाएगी कब, जब वह क्या है, न्यूक्लियर नाभिक से निकला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको स्पष्ट नहीं बताया गया है। ठीक, तो अब हम लोग 1 बाय 1 सभी के गुण को देखेंगे। बुक में दिया है, आप भी बुक निकालिए, बुक से पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं गामा किरणें। तो गामा किरणें क्या है, इन किरणों की खोज सन 1896 में बैक्यूरेल ने की थी। इनका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 तक होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों जैसे यूरेनियम, रेडियम आदि से ये किरणें स्वतः उत्सर्जित होती रहती है। इन किरणों की उत्पत्ति का स्रोत नाभिकीय विक्रिया है। ठीक, तो गामा किरण की उत्पत्ति का स्रोत नाभिकीय विक्रिया है। इसके गुण देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, गामा किरण की खोज किसने की थी, ऑब्जेक्टिव टाइप या वन वर्ड में पूछा जा सकता है। इसका गुण अगर 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न में पूछा जाए तो गामा किरणें का तरंग दैर्ध्य का परास कितना होता है, ये भी ऐसा भी वन वर्ड में पूछा जा सकता है ना। और या 2-3 नंबर में पूछे तो गामा किरणें के गुण तथा 2 उपयोग लिखिए, ऐसा भी पूछा जाएगा। तो आपको सभी तैयार करना है, सभी कंटेंट आपको देखने हैं। ठीक, तो गुण क्या होता है, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है तथा इनकी वेधन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। और उपयोग कहाँ होता है गामा किरणों का, तो इन किरणों का उपयोग अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने, कैंसर का इलाज करने, नाभिकों का संरचना का पता लगाने में किया जाता है। ठीक, गामा किरणों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज करने में और शरीर के अंदर जो अवांछनीय कोशिकाएं होती है उनको नष्ट करने के लिए गामा थेरेपी आजकल आता है ना, गामा थेरेपी सुने होंगे। ठीक, और नाभिकों के अंदर संरचना का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा है एक्स किरणें, एक्स रे सभी लोग जानते हो, है ना, इसके बारे में भली भांति परिचित हो। एक्सरे करा दो, डॉक्टर के फ्रैक्चर होता है तो क्या है, एक्सरे निकलवाते हैं, है ना, तो वही है। ठीक, एक्स किरणें, इन किरणों की खोज रोंटगन ने 1895 में किया था। इनका तरंग दैर्ध्य 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर तक होता है। और जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन भारी तत्वों के साथ टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है और फोटोग्राफिक फिल्मों की मदद से इसे पता लगाया जाता है। इसके गुण
ये किरणें फोटोग्राफी प्लेटों में को प्रभावित करती है, आयनित करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। वेदन क्षमता गामा किरणों की वेदन क्षमता से कम होती है, अर्थात वेदन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। और उपयोग, इन किरणों का उपयोग शरीर में टूटी फूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में, कैंसर के उपचार में, मूल्यवान धातु का पता लगाने तथा क्रिस्टल संरचना ब्रैग्स इक्वेशन आप सभी लोग पढ़े होंगे, ब्रैग्स लॉ, उसमें क्या होता है XRD एक्स रे डिफ्रैक्शन के मदद से क्या है क्रिस्टल की संरचना को पता लगाया जाता है। केमिस्ट्री में दिया है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस आप लोग पढ़े होंगे, उसमें XRD ब्रैग्स इक्वेशन दिया है, उसमें आप लोग जानेंगे और अच्छे से, ठीक। और है तीसरा पराबैंगनी किरणें। तो इन किरणों की खोज 1801 में JW रिटर ने किया था। इन किरणों को तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻8 मीटर से 4×10⁻⁷ मीटर तक होता है, ठीक। सूर्य से दृश्य प्रकाश के साथ साथ पराबैंगनी किरणें भी उत्सर्जित होती है, किंतु वायुमंडल में 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत के अवशोषण के कारण ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती तथा विद्युत विसर्जन, निर्वात, स्पार्क आदि से पराबैंगनी किरणें उत्पन्न की जाती है, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा समताप मंडल में अर्थात ये ओजोन लेयर क्या है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक। गुण क्या होता है? पराबैंगनी किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति मतलब चमक है ना। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है, रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यंत सक्रिय होती है, इन्हें क्रियाशील गैसें कहते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, यूवी प्रकाश के संपर्क में आने पर मनुष्य को क्या है हानिकारक प्रभाव पड़ती है, शरीर में क्या है मतलब फोड़े आ जाते हैं, है ना। सामान्य प्रकाश कांच द्वारा अवशोषित हो जाती है, अतः कांच लगी खिड़कियों के कारण आने वाले प्रकाश के यह धूम्र ताम्रता नहीं होती, ठीक। और आप लोग को पता है होगा ग्रीन का इसीलिए क्या है वो कांच का घर बनाते हैं। उपयोग क्या है? इन किरणों का उपयोग कीटाणुओं को मारने, तो उपयोग में देख रहे थे, इन किरणों का उपयोग कीटाणुओं को मारने के लिए, हीरे जवाहरातों आदि का पता लगाने में, ताजे अंडों तथा शुद्ध घी की पहचान करने में किया जाता है। ये काफ़ी बोर्ड का काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चन है कि शुद्ध घी की पहचान करने में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इन सभी को। इस प्रकार से देखिए, दृश्य प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य दृश्य प्रकाश का एक मुख्य स्रोत होता है। यूवी रे का और गुण देखिए। उपयोग, वेल्डिंग करने वाले लोग वेल्डिंग चिंगारियों से निकलने वाली यूवी किरणों से अपनी आंखों की रक्षा के लिए विशिष्ट कांच अथवा धूप के चश्मे या कांच की खिड़कियों से युक्त मुखौटे का प्रयोग करते हैं। छोटी तरंगदैर्घ्य के कारण इन किरणों को लसिक माने लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलियोसिस मतलब नेत्र की शल्य क्रिया में उपयोग हेतु अत्यंत संकीर्ण किरणें पुर्जों में फोकसित किया जाता है। जल शोधन में यूवी लैंपों का उपयोग करके जीवाणु मारने में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे फ्रियॉन इत्यादि द्वारा इसका ह्रास एक चिंता का विषय है। चूँकि इन किरणों को अवशोषित कर लेता है, इन किरणों के अध्ययन के लिए क्वार्ट्ज या फ्लोरोस्पार का प्रिज्म प्रयुक्त किया जाता है। अब देखते हैं दृश्य प्रकाश। इसका अध्ययन सर्वप्रथम न्यूटन ने सन 1666 में किया था। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4×10⁻⁷ मीटर से 7.8×10⁻⁷ मीटर
तक होता है या 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों तथा तरंगदैर्घ्य की आवृत्तियां यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है। दृश्य प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। दृश्य प्रकाश का एक मुख्य स्रोत होती है। विद्युत लैंप, विसर्जन नलिका, जलते हुए पदार्थ भी दृश्य प्रकाश के स्रोत होते हैं। एक ही तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के तरंग को एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। ठीक। केवल मानव की आँख में रंग भेद करने की क्षमता होती है। अन्य प्राणी केवल तीव्रता में भेद कर सकते हैं क्योंकि उनकी आँखों में रेटिना में केवल छड़ें मतलब रोड्स होती है। मनुष्य की आँख में छड़ और शंकु दोनों होते हैं। शंकु आँख को रंग भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। दृश्य प्रकाश के कारण ही वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है। विभिन्न जंतु तरंगदैर्घ्य के विभिन्न परास के लिए संवेदनशील होते हैं। जैसे सर्प जो क्या होता है, अवरक्त किरणों को संसूचित करता है, जबकि कई कीड़े मकोड़े क्या है, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी की तरंगों दोनों तक पहुंचता है। ठीक है, दोनों को उन लोग आभास करते हैं। अब देखते हैं अवरक्त किरणें। तो 1800 में सर विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। इसका तरंगदैर्घ्य होता है 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर तक होता है। पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने पर से ये अवरक्त किरणें निकलती है। इन्हें ऊष्मीय किरणें कहते हैं। गुण तो इसका प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। फलस्वरूप ये किरणें कोहरे या धुंध में अधिक दूरी तक जा सकती है। ठीक। क्योंकि पदार्थ में उपस्थित CO2, NH3 एवं जल के अणु अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनकी तापीय गति बढ़ जाती, अर्थात वे गर्म होकर अपने परिवेश को भी गर्म कर देते हैं। अवरक्त विकिरण से पृथ्वी की गर्मी तथा माध्य ताप बनाए रखने में हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल सूर्य से चलने वाली दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने नहीं देते, है ना। देखिए, वायुमंडल क्या होता है, दृश्य प्रकाश को आने देती है किंतु अवरक्त विकिरण को क्या है, अवशोषित कर लेती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से क्या है, पृथ्वी गर्म होकर अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करती है और ये विकिरण है वह निचले वायुमंडल को पार नहीं करते और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण से ये क्या है, लगातार परावर्तित होते रहते हैं, जिसके कारण ये पृथ्वी को रात में भी गर्म बनाए रखते हैं। इस घटना को क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। उपग्रह में लगे संसूचकों का प्रयोग सैनिक उद्देश्यों एवं फसलों की वृद्धि का प्रेक्षण करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां एवं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी सेट, रेडियो, वीडियो रिकॉर्डर, वाईफाई के रिमोट नियंत्रक आदि में अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग देख लेते हैं। तो इन किरणों का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि भेदन क्षमता अधिक होती है, रोगियों की सिकाई के लिए, कोहरे आदि में वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। कांच इन किरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है, अतः इनके अध्ययन के लिए रॉक सॉल्ट का प्रिज्म प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं लघु तरंगे, जिसे हर्ट्ज़ तरंगे भी कहते हैं। इनकी खोज क्या हर्ट्ज ने किया था। इनका तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक का होता है। ये तरंगे विद्युतीय दोलनों
अर्थात दोलायमान आवेश के कारण उत्पन्न होती है। इन तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण में किया जाता है और संचार माध्यम हेतु किया जाता है। 10⁻³ मीटर से 2×10⁻² मीटर के तरंगदैर्घ्य को सूक्ष्म तरंगें कहते हैं। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति गीगाहर्ट्ज़ के पास की होती है। ये विशेष प्रकार की निर्वात नलियाँ, जिन्हें क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन या गन डायोड भी कहते हैं, द्वारा उत्पन्न किया जाता है। रेडार तेज गेंदों जैसे टेनिस या सर्व की गई गेंदों या वाहनों की गति ज्ञात करने वाले यंत्र चाल गनों की कार्यप्रणाली का आधार है। माइक्रोवेव ओवन आदि इन तरंगों का एक महत्वपूर्ण घरेलू युक्ति है। इनका उपयोग रेडार, टेलीफोन इत्यादि तरंगों के प्रसारण एवं संचार में किया जाता है। वायरलेस या दीर्घ रेडियो तरंगे, तो ये तरंगे दोलित्र विद्युत परिपथ द्वारा उत्पन्न होती है। इन तरंगों का उपयोग नौ संचालन तथा पुलिस रेडियो प्रसारण में किया जाता है। इन तरंगों की खोज मार्कोनी ने किया था। तो इस प्रकार से हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जाना है। यहाँ पे देखिए चार्ट में बताया गया है तरंग का नाम कौन सा है, तरंगदैर्घ्य का विस्तार, आवृत्ति का विस्तार, स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, आविष्कारकर्ता तथा उपयोग। ठीक, तो इसे देखेंगे और यहाँ पे तथ्यात्मक प्रश्न दिया है अलग अलग, तो इसे सॉल्व करेंगे। फेयर कॉपी में इन सभी का नोटेशन बनाएंगे। ठीक।